बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड कुलीग, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर उस्मान खटक और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सुपर किंग। आज के वीडियो में बच्चे हम पढ़ने जा रहे हैं टर्मिनोलॉजी रिलेटेड विद द मेंडलिज्म, यानी मेंडल ने अपने काम के दौरान, अपने रिसर्च के दौरान कौन कौन से टर्मिनोलॉजी यूज कर दिए और उन टर्मिनोलॉजीज की क्या एक्सप्लेनेशन है, ये पढ़ेंगे। तो आए बच्चे शुरू करते हैं। मेंडलिज्म, व्हाट इज मेंडलिज्म? मेंडलिज्म मीन द प्रिंसिपल ऑफ द हेरिडिटी फॉर्मुलेटेड बाय मेंडल। मेंडल ने हेरिडिटी के लिए जो प्रिंसिपल, जो लॉज इंट्रोड्यूस किए, उन लॉज के को हम क्या कहते हैं? मेंडलिज्म कहते हैं। सिंपली बच्चे, हम मेंडल ने जो काम किया उस काम के बारे में, या उस काम को हम क्या कहा जाता है? मेंडलिज्म कहते हैं। या सिंपली हम जेनेटिक्स ऑफ मेंडल को मेंडलिज्म का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। मेंडल ने बच्चे अपने काम के दौरान एक और टर्म इस्तेमाल कर ली जिसको हम बोलते हैं फैक्टर, या बच्चे हम एलिमेंट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। फैक्टर कैसे कहते हैं? एलिमेंट ने बोल दिया कि जो चीज किसी जेनेटिक कैरेक्टर को कंट्रोल करे, उस चीज को हम फैक्टर या एलिमेंट कहते हैं, जिसको बच्चे आजकल या मेंडल के बाद जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इस फैक्टर को, इस एलिमेंट को जीन का नाम दिया। और उसके बाद बच्चे करैक्टर, मेंडल ने करैक्टर और ट्रेट का लफ्ज भी इस्तेमाल किया। करैक्टर क्या चीज होती है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम में क्वालिटी को क्या कहा जाता है? करैक्टर कहा जाता है। मिसाल के तौर पर हाइट है, किसी ऑर्गेनिज्म की हाइट, शेप, कलर या पोजीशन को हम करैक्टर कहते हैं। और इसी करैक्टर को बच्चे जब हम सब डिवाइड करते हैं, मजीद इनकी हम सब ग्रुपिंग करते हैं, तो उन डिवीजन को हम ट्रेट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर बच्चे, हाइट एक करैक्टर है। हाइट में फिर सब करैक्टर जिसको हम कहते हैं या ट्रेट का कहते हैं, वो होता है टॉल या ड्वार्फ। इसके अलावा बच्चे शेप एक करैक्टर है, उनमें सब करैक्टर या जिसको हम ट्रेट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं राउंड या रिंकल। चूंकि ये बच्चे हम वो करैक्टर या ट्रेट की एग्जांपल देते हैं जो मेंडल ने स्टडी किए थे, और भी काफी सारे बनते हैं। सो शेप में हमारे पास राउंड और रिंकल शामिल है। कलर में बच्चे हमारे पास येलो और ग्रीन, काफी सारे और भी ट्रेट हैं, लेकिन हम वो पढ़ते हैं जो मेंडल ने यूज किए। इसके अलावा बच्चे पोजीशन ऑफ द फ्लावर के लिए उन्होंने फिर एक्सियल और टर्मिनल का लफ्ज इस्तेमाल किए। तो ये पोजीशन बच्चे करैक्टर हैं, एक्सियल और टर्मिनल ये सब करैक्टर हैं बच्चे। इसको हम ट्रेट भी कहते हैं या सब करैक्टर का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद डोमिनेंट ट्रेट कैसे कहते हैं? ये ट्रेट की फिर फर्दर टाइप है। हर वो ट्रेट जो ज्यादा एक्सप्रेस होता है, उसी ट्रेट को हम बच्चे डोमिनेंट ट्रेट कहते हैं। डोमिनेंट ट्रेट दो फॉर्म में एक्सप्रेस होता है। एक को बच्चे हम कहते हैं कि जब दोनों इलील कैपिटल फॉर्म में आए तो उनको वो क्या होते हैं? वो एक्सप्रेस होते हैं। या एक कैपिटल और एक स्मॉल फॉर्म में आए तो इसको बच्चे हम फिर भी ये कहते हैं कि ये करैक्टर अपीयर होगा। जिस तरह के टाल और टाल जीन है, दोनों कैपिटल हैं तो टाल प्लांट प्रोड्यूस होते हैं। टाल जीन और ड्वार्फ जीन, इन दोनों की कॉम्बिनेशन बनी हुई है, तो लिहाजा हमारे पास टाल प्लांट प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि टाल करैक्टर डोमिनेंट करैक्टर है। इस बेस पर बच्चे हमने डोमिनेंट ट्रेट की डिफिनीशन ऐसा भी किया हुआ है कि ऐसे ट्रेट दैट शो बोथ इन होमोजाइगस, जिस तरह की ये कैपिटल टी आप देख रहे हैं, ये होमोजाइगस है, दोनों इलील सेम फॉर्म में है, सिमिलर इलील है। या बच्चे होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस कंडीशन में, तो ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, तो लिहाजा वो ट्रेट जो डोमिनेंट फॉर्म में, होमोजाइगस
फॉर्म में या हेटेरोजाइगस फॉर्म, दोनों सूरत में एक्सप्रेस हो जाए, उसी ट्रेट को हम डोमिनेंट ट्रेट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। हम बच्चे डोमिनेंट करैक्टर का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि करैक्टर एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक फिनोमेना है, फिनोमेना में फिर सब डिवीजन है, तो सब डिवीजन या सब कैरेक्टरिस्टिक्स डोमिनेंट हो सकते हैं, करैक्टर डोमिनेंट नहीं होता ये लफ्ज। लिहाजा हम क्या करेंगे, हम ट्रेट का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि बच्चे आप इस तरह नहीं बोल सकते कि हाइट डोमिनेंट है, नहीं, हाइट में छोटा हाइट भी आता है और बड़ा हाइट भी आता है। लिहाजा हम इस बात को इस तरह परफॉर्म करें बच्चे कि डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट से, करैक्टर से हम नाम न दे बच्चे। उसके बाद दूसरा हमारे पास रिसेसिव ट्रेट। रिसेसिव ट्रेट हर वो ट्रेट जो बहुत कम मिकदार में, रेयरली बहुत कम जाहिर होता है, उसको बोलते हैं रिसेसिव ट्रेट। जैसा कि आप देख ले, टाल पी प्लांट में मेंडल ने जो स्टडी किए तो टाल हाइट जो थी वो डोमिनेंट थी और ड्वार्फ हाइट ये बच्चे रिसेसिव ट्रेट था। तो डोमिनेंट मैंने आपको बताया बच्चे कि होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों फॉर्म में एक्सप्रेस होते हैं, जबकि रिसेसिव ट्रेट जो होते हैं वो सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस होते हैं। जिस तरह के मैंने आपको बताया हुआ है बच्चे कि दोनों स्मॉल टी आएंगे तो वो रिसेसिव करैक्टर जाहिर होगा, और अगर एक कैपिटल टी जिस तरह की ये और एक स्मॉल टी आ जाए तो रिसेसिव करैक्टर शो नहीं होगा, डोमिनेंट करैक्टर शो होगा। इसी तरह बच्चे मेंडल ने येलो कलर में भी येलो और ग्रीन कलर को रिप्रेजेंट किया, तो कैपिटल वाई ये डोमिनेंट येलो कलर है, जबकि स्मॉल वाई ये रिसेसिव ग्रीन कलर के लिए पी प्लांट में इस्तेमाल किया था। उसके बाद बच्चे एक और है जो मेंडल ने होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस, जो अभी हमने बात कर ली बच्चे, होमोजाइगस क्या होती है और हेटेरोजाइगस क्या होती है। याद रखें बच्चे, जब एक डोमिनेंट पेयर या रिसेसिव पेयर की रिसेसिव जीन हो या डोमिनेंट जीन हो लेकिन पेयर फॉर्म में आए, तो यानी दोनों कैपिटल हो, जिस तरह के आपको यह बताया गया है बच्चे, दोनों कैपिटल हो या दोनों स्मॉल हो, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, होमोजाइगस एलील या जीन का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो ये कैपिटल टी ये पेयर ऑफ डोमिनेंट जीन है, स्मॉल टी और स्मॉल टी, या बच्चे हम इस तरह बोलते हैं कि पेयर ऑफ डोमिनेंट जीन जिस तरह की ये, या और पेयर ऑफ रिसेसिव जीन जिस तरह की ये स्मॉल टी और स्मॉल टी, इनको हम होमोजाइगस जीन या एलील का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। इसको दूसरे अल्फाज में बच्चे ट्रू ब्रीड या बच्चे प्योर लाइन का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है, मोस्टली होमोजाइगस का लफ्ज इस्तेमाल होता है। इसके अलावा बच्चे हेटेरोजाइगस जीन या हेटेरोजाइगस एलील क्या होती है, पेयर ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव। याद रखें बच्चे, अक्सर स्टूडेंट इस डिफिनेशन में कंफ्यूज होते हैं कि सर ऊपर भी आपने पेयर ऑफ डोमिनेंट और रिसेसिव, यहां पर बच्चे याद रखें और का लफ्ज है और यहां पर बच्चे एंड का लफ्ज है। यहां पर या दोनों होमोजाइगस, दोनों डोमिनेंट या दोनों रिसेसिव, ये होमोजाइगस की डिफिनेशन है। यहां पर बच्चे हम कहते हैं पेयर ऑफ डोमिनेंट और रिसेसिव जीन्स या एलील। जिस तरह के आप देख सकते हैं कैपिटल टी डोमिनेंट है और स्मॉल टी रिसेसिव है, तो डोमिनेंट और रिसेसिव जीन की पेयर को ये डोमिनेंट और ये रिसेसिव दोनों जीन की इस पेयर को हम हेटेरोजाइगस जीन या एलील का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। या बच्चे हम ये प्रेजेंटेशन हम दूसरे तरीके से भी करते हैं, कुछ जगह पर कैपिटल और स्मॉल, कुछ जगह पर बच्चे ये जिस तरह के W पॉजिटिव और सैंपल WC भी इंडिकेट किया गया है। ये तो इसको हम देखते हैं, ये डोमिनेंट है और ये बच्चे रिसेसिव है, तो डोमिनेंट और रिसेसिव की कंबाइन पेयर को हेटेरोजाइगस, जबकि डोमिनेंट जीन की पेयर या रिसेसिव जीन की पेयर को बच्चे हम
होमोजाइगस का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो बेसिक चीज है जो मैं आपको बताने की कोशिश करूं बच्चे, वो ये है कि यहां पर बच्चे आर का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है और यहां पर बच्चे एंड का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। गौर करें तो डिफिनीशन की आपको समझ आ जाएगी। दूसरा है बच्चे हमारे पास फिनोटाइपिक कैरेक्टर। फिनोटाइपिक कैरेक्टर का मतलब यह है बच्चे कि यानी यहां पर बच्चे हम कहते हैं कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर या मॉर्फोलॉजिकल मेकअप किसी जानदार की, किसी प्लांट की, किसी एनिमल की जाहिरी शक्ल सूरत को या जाहिरी कैरेक्टर को हम फिनोटाइपिक कैरेक्टर बोलते हैं। यानी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, जाहिरी कैरेक्टर को हम क्या कह सकते हैं, या जाहिरी मेकअप को हम बच्चे फिनोटाइपिक कैरेक्टर कहते हैं। जीनोटाइपिक कैरेक्टर कैसे कहते हैं? जेनेटिक कैरेक्टर, यानी वो कैरेक्टर जो जीन की कंट्रोल में होती है उनको हम क्या कहा जाता है, जो जीन से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या जेनेटिक मेकअप को हम बच्चे जीनोटाइपिक कैरेक्टर का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर बच्चे आपको मैं बताऊं, फर्ज करें ये कैपिटल टी और स्मॉल टी ये टाल प्लांट है। क्या है बच्चे? ये टाल प्लांट है। एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, टाल कैरेक्टर वाला प्लांट है। लेकिन अगर ये तो टाल वाला हमारे पास आ गया जी फिनोटाइपिक कैरेक्टर जाहिरी तौर पर, लेकिन हम अब इसकी जीन देखें तो याद रखें बच्चे इसमें ड्वार्फ कैरेक्टर का भी, ड्वार्फ हाइट का भी जीन है और टाल हाइट का भी जीन है। तो टाल और ड्वार्फ हाइट के जीन ये जेनेटिक कैरेक्टर में शामिल हो गया, जबकि फिनोटाइपिक में हम सिर्फ टाल का लफ्ज इस्तेमाल करें तो आप उसमें जीन के बारे में जिक्र नहीं करते, सिर्फ कैरेक्टर के बारे में जिक्र करते हैं फिनोटाइपिक में। जीनोटाइपिक में आप सिर्फ जीन की जिक्र करते हैं। तो फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक कैरेक्टर में ये डिफरेंस है जो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद बच्चा आता है डिप्लॉइड नंबर और हैप्लॉइड नंबर। मेंडल ने यह लफ्ज भी इस्तेमाल किया था। डिप्लॉइड नंबर कैसे कहते हैं? फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, किसी सेल के अंदर मुकम्मल क्रोमोसोम की मुकम्मल तादाद को। कुछ लोग बोलते हैं डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो याद रखें बच्चे डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जब हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो खाफ में फिर हमें कंफ्यूजन होती है। इसलिए बच्चे फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ सेल इज नोन एज डिप्लॉइड नंबर रिप्रेजेंटेड बाय 2n। और दूसरा बच्चे जो है हैप्लॉइड नंबर कैसे कहते हैं? जिस तरह के ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम है, ये डिप्लॉइड नंबर है, 2n नंबर है क्रोमोसोम्स की। उसके बाद हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम किसे कहते हैं? हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी 23 नंबर इन ह्यूमन सेल इज द हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिप्रेजेंटेड बाय n। सिर्फ एक n से रिप्रेजेंट करते हैं, यहां पर 2n से हम बच्चे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये बच्चे डिप्लॉइड और हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम के बारे में बात हो गई। उसके बाद बच्चे क्रोमोसोम की थोड़ी सी हम पिछले वीडियो में हमने क्रोमोसोम के टाइप्स मुख्तलिफ किस्म की स्टडी किए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने क्रोमोसोम का ये वाला जो डिफरेंस है ये हमने सूरी नहीं पढ़ा था। पेरेंटल क्रोमोसोम कैसे कहते हैं? मैटरनल क्रोमोसोम कैसे कहते हैं? पेरेंटल क्रोमोसोम पैटर्नल क्रोमोसोम वो क्रोमोसोम जो फादर से आता है, जो पापा से आता है। पैटर्नल क्रोमोसोम शॉर्टकट बच्चा आप इस तरह भी अपने ज़हन में रख ले, पापा से आने वाले क्रोमोसोम को हम पैटर्नल क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम कम फ्रॉम फादर आर नोन एज पैटर्नल क्रोमोसोम। इसी तरह बच्चे पैटर्नल जीन भी होते हैं। हर वो जीन जो फादर से आते हैं, जो पापा का लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं, जो पापा से आते हैं, उसको हम पैटर्नल जीन कहते हैं। हमारे पास फादर से दो तरह के क्रोमोसोम आते हैं। एक को हम बोलते हैं बच्चे एक्स क्रोमोसोम और एक को हम बोलते हैं वाई क्रोमोसोम। बाज स्पर्म में एक्स होता है, एक्स क्रोमोसोम होता है, सेक्स क्रोमोसोम, जबकि बाज में वाई क्रोमोसोम होता है। उसके बाद में बच्चे मैटरनल क्रोमोसोम क्या होती है? मैटरनल क्रोमोसोम मदर से निकला हुआ है, यानी वो क्रोमोसोम जो मदर से आते हैं, जो मामा से आते हैं, उन क्रोमोसोम्स को हम मैटरनल क्रोमोसोम कहते हैं। इसी तरह बच्चे मैटरनल जीन वो जीन जो मदर से आते हैं यानी मामा से आते हैं, उनको हम मैटरनल जीन का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो मैटरनल क्रोमोसोम ह्यूमन में 2x यानी दो, फीमेल में डबल x होते हैं। तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ x क्रोमोसोम जो है वो किसी फीमेल में
एग के अंदर सिर्फ एक्स क्रोमोसोम होता है। मेल में बाज स्पर्म में एक्स होता है, जबकि बाज स्पर्म में वाई क्रोमोसोम होता है। अब बच्चे ध्यान करें यहां पर कि एक बेसिक फिनोमेना है जिसको मैं आपको बताता जाऊं, कभी कभार एमसीक्यूज में भी रिपीट हुआ है ये लफ्ज। ह्यूमन क्रोमोसोम, ह्यूमन मेल सेल में यानी डिप्लॉइड सेल के अंदर 44 ऑटोसोम्स होते हैं। ये 44 ऑटोसोम होमोलोगस होते हैं, एक जैसे होते हैं, यानी 22 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम मेल के अंदर होते हैं। और ये दोनों क्या होते हैं बच्चे? एक्स होते हैं। एक्स क्रोमोसोम, दोनों ऑटोसोम होते हैं, 44 क्रोमोसोम होते हैं, होमोलोगस होते हैं, जबकि 6 क्रोमोसोम यानी एक्स और वाई मेल सेल की हम बात करते हैं। मेल सेल में एक्स और वाई 6 क्रोमोसोम है, ये नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं। याद रखें बच्चे, हमने ये बोला कि ह्यूमन मेल सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम में से 44 क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, जिसको हम ऑटोसोम कहते हैं, जबकि 2 क्रोमोसोम 46 में 2 क्रोमोसोम जिसको हम 6 क्रोमोसोम कहते हैं, वो बच्चे नॉन होमोलोगस, क्योंकि एक 6 क्रोमोसोम एक्स होता है, दूसरा वाई होता है, तो एक्स और वाई की शेप सेम नहीं होती, इसलिए इसकी होमोलोगस पेयर नहीं बनती, नॉन होमोलोगस या हेटेरोलोगस पेयर बनती है। दूसरा है बच्चे हमारे पास ह्यूमन फीमेल डिप्लॉइड सेल में 44 ऑटोसोम और 6 क्रोमोसोम यानी एक्स और एक्स दोनों क्या होते हैं बच्चे? होमोलोगस फॉर्म में होते हैं। यानी हम ये बात कह सकते हैं कि फीमेल के अंदर डबल एक्स होते हैं, तो लिहाजा एक्स क्रोमोसोम एक जैसे होते हैं। मेल में एक्स और वाई होता है, लिहाजा वो सेम नहीं होते। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन फीमेल में होमोलोगस क्रोमोसोम की तादाद 46 है, जबकि ह्यूमन मेल में होमोलोगस क्रोमोसोम की तादाद 44 है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि फीमेल में नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम कोई भी नहीं है, मेल में 2 नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम मौजूद हैं, एक्स और वाई। ठीक है बच्चे। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, क्रॉस ब्रीडिंग क्या होती है बच्चे, जिसको हम क्रॉस ब्रीडिंग भी कहते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये फर्टिलाइजेशन बिटवीन 2 डिफरेंट प्लांट्स, फर्टिलाइजेशन बिटवीन 2 डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल ऑफ ए सेम स्पीशी। सेम स्पीशी के प्लांट हो या एनिमल हो, उनमें फर्टिलाइजेशन, या फर्ज करें हम प्लांट में पोलिनेशन का लफ्ज कहते हैं और एनिमल में फर्टिलाइजेशन का लफ्ज कहते हैं, तो इनकी फर्टिलाइजेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन या क्रॉस पोलिनेशन करने के अमल को बच्चे हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। यहां पर बच्चे आखिर में हमने सेम स्पीशी का लफ्ज बोल दिया, तो जो बच्चे बनेंगे वो ऑफस्प्रिंग विल बी फर्टाइल, वो मजीद बच्चे पैदा करने के काबिल होंगे। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन की डिफिनीशन एक और तरीके से भी हम करते हैं, फर्टिलाइजेशन बिटवीन 2 डिफरेंट प्लांट, 2 मुख्तलिफ प्लांट या 2 मुख्तलिफ एनिमल और डिफरेंट स्पीशी, मुख्तलिफ स्पीशी के 2 मुख्तलिफ प्लांट या 2 मुख्तलिफ एनिमल, मुख्तलिफ स्पीशी के, उनके आपस में क्रॉस करने से, क्रॉस करने को हाइब्रिडाइजेशन या क्रॉस ब्रीडिंग कहते हैं। लेकिन याद रखें बच्चे, यहां पर स्पीशी डिफरेंट है और डिफरेंट स्पीशी के रिजल्ट में जो बच्चे पैदा होते हैं वो बच्चे फर्टाइल नहीं होते। तो इंशाल्लाह बच्चे मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड के बारे में डिटेल से एक वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें मैं उसकी टाइप्स आपको कंफर्म करूंगा। यहां पर बच्चे यहां सिर्फ मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन की डिफिनीशन समझा दी दोनों तरीकों से, फर्टाइल और इनफर्टाइल। अब आगे जो है हाइब्रिड किसे कहते हैं, जिसको हम क्रॉस ब्रीड भी कहा जाता है। प्लांट यानी दोज प्लांट या अ प्लांट प्रोड्यूस्ड बाय क्रॉस पोलिनेशन बिटवीन 2 डिफरेंट प्लांट, 2 मुख्तलिफ प्लांट के दरमियान में क्रॉस फर्टिलाइजेशन या क्रॉस पोलिनेशन से जो बच्चे बनते हैं उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड या क्रॉस ब्रीड। यानी हर वो बच्चे जिसमें मदर के कैरेक्टर भी हो, फादर के कैरेक्टर भी हो, तो ऐसे कैरेक्टर को हम क्या कहते हैं? हाइब्रिड कहते हैं।
हाइब्रिड का अपोजिट क्या है बच्चे? क्लोन है। जो बिल्कुल एग्जैक्ट अपने पेरेंट्स की तरह हो उसको हम बोलते हैं क्लोन, और जो पेरेंट्स से डिफरेंट हो, यानी कुछ कैरेक्टर पेरेंट के हो, मदर के हो, कुछ कैरेक्टर फादर के हो, तो ऐसे बच्चे को, ऐसे ऑफस्प्रिंग को, ऐसे प्रोजिनी को हम हाइब्रिड कहते हैं। अगर सेम हो तो उसको, यानी जिसमें सारे के सारे फादर के करेक्टर हो या मदर के करेक्टर हो सारे के सारे, उसको हम बच्चे क्लोन का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो एनिमल प्रोड्यूस बाय क्रॉस फर्टिलाइजेशन बिटवीन टू डिफरेंट एनिमल, ये बच्चे ऊपर वाला प्लांट में मैंने हाइब्रिड बता दिया, नीचे वाला दो मुख्तलिफ एनिमल की आपस में क्रॉस फर्टिलाइजेशन से जो बच्चा बनता है उसको हम एनिमल हाइब्रिड या सिंपल हाइब्रिड या क्रॉस ब्रीड का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर बच्चे यहां पर आपको मैं हाइब्रिड की एग्जांपल देता हूं। एक प्लांट होता है जिसमें डबल कैपिटल टी और दूसरा प्लांट है जिसमें डबल स्मॉल टी। जब डबल कैपिटल टी और डबल स्मॉल टी वाले प्लांट के दरमियान में हम क्रॉस करते हैं तो आप देखते हैं हमारे पास इस तरह के बच्चे पैदा होते हैं, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। अब देखिए बच्चे, एक यानी फर्ज करें मदर से कैपिटल टी आई और फादर से स्मॉल टी आई, तो लिहाजा मदर का भी कुछ कैरेक्टर हैं और फादर की भी कुछ कैरेक्टर हैं। बच्चे में 50-50 कैरेक्टर जो है फादर और मदर के हैं, और ऐसे प्रोजीनी को या ऐसे प्लांट को या ऐसे ऑफस्प्रिंग को हम क्या कहते हैं? हाइब्रिड कहते हैं, जिसमें दोनों के करैक्टर शामिल हो। तो उसके बाद बच्चे मेंडल ने एक और लफ्ज इस्तेमाल किया, कंट्रास्टिंग करैक्टर। का मतलब क्या होता है? कंट्रास्टिंग करैक्टर का मतलब ये कि अपोजिट करैक्टर आर डिफरेंट करैक्टर, एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ या एक दूसरे के बिल्कुल क्रॉस में, जिस मतलब ये कि बिल्कुल मुख्तलिफ करैक्टर हो, तो ऐसे करैक्टर हम क्रॉस कंट्रास्टिंग करैक्टर कहते हैं। एक और लफ्ज बच्चे मेंडल ने इस्तेमाल किया, वाइल्ड फिनोटाइप। इससे पहले हमने बच्चे फिनोटाइप और जीनोटाइप की बात की, यहां पर हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। वाइल्ड फिनोटाइप का क्या मतलब है और म्यूटेंट फिनोटाइप का। जब आपके पास क्रॉस में जो प्रोजिनी बनते हैं, उन प्रोजिनी में मोस्ट कॉमन फिनोटाइप को हम वाइल्ड फिनोटाइप कहते हैं। जिस तरह के हमने यहां पर बच्चे डोमिनेंट करैक्टर का बोला, जो ज्यादा जाहिर होने वाला करैक्टर, यहां पर हर वो फिनोटाइप जो ज्यादा जाहिर होता है, जिसकी तादाद ज्यादा होती है, उसको हम वाइल्ड फिनोटाइप का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। और हर वो फिनोटाइप जो कम मिकदार में जाहिर हो जाए प्रोजिनी में, उसको हम म्यूटेंट फिनोटाइप कहते हैं। या बच्चे हम वाइल्ड फिनोटाइप को डोमिनेंट फिनोटाइप का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं और म्यूटेंट फिनोटाइप को हम रिसेसिव फिनोटाइप का लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा बच्चे मेंडल ने P1 जनरेशन और F1 जनरेशन की बात की। P1 जनरेशन का मतलब यह कि फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन। फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन का मतलब यह है कि जब दो पेरेंट को आपस में मिलाते हैं, क्रॉस करते हैं, तो इन दोनों पेरेंट्स को P1 का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। और P1 को क्रॉस करने के बाद जो प्रोजिनी बनती है, जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं, उनको बच्चे हम F1 जनरेशन यानी फर्स्ट फेलियल जनरेशन, फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन से जो बच्चे पैदा होते हैं उनको हम फर्स्ट फेलियल जनरेशन कहते हैं। इसी तरह बच्चे F2 जनरेशन सेकेंड फेलियल जनरेशन भी हम कहते हैं। इसी तरह बच्चे P2 जनरेशन सेकेंड पेरेंटल जनरेशन का लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये थे बच्चे मेंडल के वो टर्मिनोलॉजी जो उसने अपने वर्क के दौरान, अपने रिसर्च के दौरान एक्सप्लेन किए। तो ये था बच्चे आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो जरूर हमारे हौसला अफजाई के लिए लाइक का बटन दबाएं और कमेंट करें, और इसी तरह के मजीद वीडियो को देखने के लिए आप हमारा YouTube चैनल बायोलॉजी सुपर किंग को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि आने वाले नए वीडियो आप तक जल्द अज जल्द पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।